गरीबी और मुफलिसी एक चीज़ हो गई। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी उनके पास है नहीं, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, वो गरीबी एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन हमारे ज़माने की और हमारी सोसाइटी की थोड़ी मॉडर्न टाइप की गरीबी वो है कि सब कुछ होते हुए भी ज़्यादा की इच्छा करना, वो भी एक टाइप की गरीबी है। जैसे बोलते हैं ना, पुअर एंड द नीडी, गरीब और ज़रूरतमंद। ज़रूरतमंद होना एक स्टेट ऑफ माइंड है। आपके पास चीज़ें हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, इनफ चीज़ें हैं, बट आपको मोर और मोर की ज़रूरत हमेशा रहती है। यू आर कॉन्स्टेंटली रनिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग मोर थिंग्स, स्टफ, यू नो, material things. That state of mind is of a needy person. एक वो इंसान वो है जिसको नीडी है ना, वो उसको चाहिए, बस चीज़ें चाहिए, उसको लेटेस्ट ग्रेटेस्ट आईफोन चाहिए, उसको बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए। पाएगा कितना वो एक अलग बात है, लेकिन उसको चाहिए। वो स्टेट ऑफ माइंड है। तो वो स्टेट ऑफ माइंड आज के ज़माने में हमारे यहाँ पे तो बहुत प्रेवलेंट है, और इट ड्राइव्स एवरीबडी, इट रूल्स ओवर एवरीबडी। जैसे कि हम किसी से भी मुलाकात भी करते हैं या हमसे कोई मुलाकात करता है, तो सबसे पहले वो जानना चाहता है आप करते क्या हैं, और आपकी जो मटेरियल पोजेशंस है उसके ऊपर आपको जज किया जाता है। एक ज़माना वो था कि जैसे कि आपको आपके कास्ट से जज किया जाएगा, फला फला कास्ट के हैं तो आप ऊपर हैं, नीचे, एडवांटेज पे हैं या डिसएडवांटेज पे, फला ब्लड लाइन है, फला ख़ानदान से है तो आपको इज्जत मिलती थी ज़माने में, है ना। अब वो ज़माना चला गया। इस ज़माने में चीज़ों से इज्जत है। आप कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा जॉब है, बैंक में कितना बैलेंस है, कितनी चीज़ें, वैल्यूबल चीज़ें आपने क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेट की है लाइफ में, उसके ऊपर आपकी सोसाइटी में वैल्यू है ना। और अल्टीमेटली इंसान चाहता वही है कि सोसाइटी से उसको मोहब्बत चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और उसको थोड़ा वैल्यूबल फील करना है ना। इसीलिए लोग चीज़ें जमा करते हैं। और इस साइकिल में जब इंसान फंस जाता है तो वो बोलते हैं ना कि जितना मटेरियलिज्म आपका ज़्यादा आपके अंदर होगा, उतने डिप्रेस्ड और एंशियस आप होंगे, और चांसेस ये भी रहेगा कि कोई ना कोई सब्सटेंस अब्यूज़ का आपको एडिक्शन हो जाएगा, शराब या ड्रग्स। बहुत लोग है उसमें, क्या बोलेंगे, एडिक्टेड है, क्योंकि इसका जो मटेरियलिज्म की जो दुनिया है और जो दिखावे की दुनिया है, इसका लोड माइंड पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड इट इज़ नेवर एंडिंग ऑल्सो, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आएगा। इंसान की फितरत है। जैसे कि बोला है कि एक सोने का पहाड़ अगर इंसान को दे दिया जाए तो वो दूसरे की तलब करेगा। वो इंसान की फितरत है, वो कहीं नहीं जाना है, लेकिन उस फितरत पे काबू पाना वो आपके ऊपर है ना। सो वो एक कॉन्सेप्ट है कि फ्रूगल लिविंग मतलब किफ़ायत शारी। और ये बहुत ही मतलब इसके बारे में कम ही बात होती है अपने सोसाइटी में, और आई थिंक वी शुड इनकरेज दिस कि जितनी ज़रूरत है उतने आपके पास चीज़ है, आप सेटिस्फाई रहो, ज़्यादा के पीछे भागो मत, और कोशिश करो कि अपना वक्त अपने लव्ड वन के साथ आप बिताएं, ऐसे काम करने में आप बिताएं जिससे आपको अच्छा लगे, सुकून मिले दिमागी, इंस्टेड ऑफ सिर्फ मटेरियल चीज़ों के पीछे भागने के। क्योंकि मटेरियल चीज़ें जो आपको टाइट डाउन कर देती है, एक तो उसको कमाओ, फिर उसको जोड़ो, फिर उसको मेंटेन करो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, मटेरियल थिंग्स। बट वही है कि जब बात क्या है कि सोसाइटी रिवॉर्ड्स दैट, इंसान को अल्टीमेटली चाहिए मोहब्बत और रिस्पेक्ट ज़माने से। तो वो एक कोई बता रहा था रिसर्च में कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई फरारी ख़रीदता है, बड़ी गाड़ी ख़रीदता है, और वो शो ऑफ कर रहा है, तो चांसेस ये है कि उसको मोहब्बत की तलब है, उसको रिस्पेक्ट चाहिए ज़माने से, और ज़माना उसको लगता है कि इस चीज़ों को रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए वो उस पर खर्चा करता है ना। तो उस रिसर्च में ये लोग बता रहे थे कि इंट्रिंसिक मटेरियलिज्म को फाइट करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हो। एक इंट्रिंसिक को वो हिंदी में क्या बोलेंगे, एक अंदरूनी वैल्यूज़ जो, देखो उसको एक्सप्लेन कैसे, एक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि आप पियानो बजाते हो, है ना, या आप कोई भी एक चीज़ ले लो, पियानो ही ले लो, पियानो बजाते हो, आप पियानो इसलिए बजाते हो क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है,
आपको बहुत मज़ा आता है पियानो बजाने में, वो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना, कि आपके अंदर से वो बात आ रही है। और अगर आप पियानो बजाते हो क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको क्लास लगा दी है, आप पे ज़बरदस्ती है, आप सोच रहे हो कि ये करूँगा तो पैसा आएगा या इज्जत मिलेगी, मन नहीं है आपका, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक वैल्यू। सो एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि जो चीज़ें इंटरनल नहीं है, बाहर से आपको फोर्स की है। सो रिसर्च में उन्होंने पाया है कि जैसे जैसे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ अप होती है, आप उसको वैल्यू दर्जा ज़्यादा देते हो, तो आपका मटेरियलिज्म भी कम होता है। तो जैसे कि बिल्ड अ लाइफ, एक ऐसी ज़िंदगी बनाओ जो आपके चाहने वालों के अतराफ हो, उनके साथ वक्त बिताने के ऊपर बेस्ड हो। कुछ ऐसा काम करो जिसमें भले ही सैलरी कम हो लेकिन आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, तो भी वो जॉब करो, है ना। इन सब चीज़ों को आप करोगे तो आपका डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब कम होती है, और आपका मटेरियलिज्म भी कम होता है, और आप अंदर से रिच होते हो। आपकी लाइफ इज़ अ बेटर लाइफ, है ना, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और वैल्यू ही लोग तलाश कर रहे हैं। अभी मैं एक रिसेंट में एक मीम देख रहा था, मीम या जो भी है वो आते हैं ना, मैसेजेस जो सोशल मीडिया पे आते हैं कि वन वाज सेइंग कि अरे डोंट वर्क सो हार्ड एट योर जॉब, है ना, कि इफ़ यू डाई टुमारो दे विल रिप्लेस यू विद इन, मतलब आप मर जाओगे तो आपको तुरंत रिप्लेस कर देगी आपकी कंपनी, आप इतना क्यों मेहनत करते हो, है ना, इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जॉब पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये वो। तो मैंने इसमें सोचा कि रिप्लेस होना, या क्या बोलते हैं कि नो लॉन्गर नीडेड, वो चीज़ इनको खा रही है, या ये कोई एक काम कर रहे हैं जिसमें इनको वैल्यू नहीं मिल रही, वो चीज़ इनको खा रही है। राइट, ऑब्वियसली आपका एचआर है, आपको रिप्लेस तो करेगा ना, उसको तो काम करना है, राइट, आपका होना ही क्या ज़रूरी है उसके लिए। तो जब मैंने एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचा कि सोचो एक बिजनेसमैन है जिसने एक रेस्टोरेंट खड़े करी है, उसके दिमाग में एक आइडिया था, उसने एक अपनी रेस्टोरेंट चालू करी, धीरे धीरे मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क किया, है ना। अब वो जो बंदा है जिसने वो रेस्टोरेंट चलाई है, चालू करी है, अच्छी खासी चल रही है, वो बैठा है, वो देखता है कि कस्टमर आ रहे हैं उसके रेस्टोरेंट में, और इस कस्टमर खाना एंजॉय कर रहे हैं, स्टाफ मेरा काम कर रहा है, कई लोगों के घर उस रेस्टोरेंट से चल रहे हैं, आपके अलग अलग सप्लायर्स वहाँ पे आते हैं, राइट, वो सप्लायर आपके स्टाफ से बात कर रहा है, आपसे ऑर्डर ले रहे हैं, है ना, आप उनको ऑर्डर दे रहे हो, उनके बीच में एक एक्सचेंज चल रहा है सप्लायर और स्टाफ के बीच में, अरे ये चीज़ ऐसी थी वैसी थी, वॉट एवर, कस्टमर आ रहे, आप उस पिक्चर में नहीं हो, दे डोंट नीड यू, आपने एक रेस्टोरेंट बना दिया, ठीक है, कस्टमर को आपको नहीं पहचानता कस्टमर, वो खा रहा है, एंजॉय कर रहा है आपकी फूड को, आपकी बनाई हुई इस्टेब्लिशमेंट को, आपके स्टाफ के आप क्या कह रहे हो कि उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि उनकी वो जॉब है, आपके सप्लायर्स का भी एक रेस्टोरेंट या आपका जो रेस्टोरेंट है ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। कोई भी इंसान आप पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो वो रेस्टोरेंट ओनर बैठ के ये सब देख रहा है तो उसको खुशी होती है, उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी ही इज़ नॉट नीडेड, जैसे कि जॉब में देवर सेइंग कि नॉट बीइंग नीडेड उनको बुरा लगता है, यहाँ पे नॉट बीइंग नीडेड इस बंदे को अच्छा लगेगा कि यार मेरा रेस्टोरेंट बहुत स्मूथ चल रहा है, राइट। सो इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग नीडेड और नॉट, इट इज़ अबाउट कि तुम कुछ वैल्यूबल काम कर रहे हो या नहीं, तुम्हारे काम कल को आप मर जाओगे तो कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं आपके लाइफ का, दैट इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाट आई थिंक। वो क्रेव करते हैं ये लोग, जो ये सोचते हैं कि अरे कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरा एचआर मेरे को रिप्लेस कर देगा, 2 दिन में ओपनिंग कर देगा, रिप्लेस तो वो करना है, दैट इज़ नॉर्मल, वो तो हो गई, लेकिन इनको शायद फिर अपने काम से उतना वैल्यू नहीं मिल रहा, इतना इंट्रिंसिक वैल्यूज़ उनकी एनरिच नहीं हो रही उस काम से, शायद वो एक केस हो सकता है। ये मोस्टली इसलिए भी होता है बिकॉज लोगों को जॉब जॉब अपनी जॉब से बहुत मोहब्बत होने लगती है, इट्स बिकम्स वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। वो उसको ही ज़्यादा टाइम देते हैं उसको, अपने रोज़ के 8 घंटे या 9 घंटे जितने भी है वो रोज़ के देते हैं, सो दैट बिकम्स अ प्राइमरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो मे बी वो कहना यूँ चाह रहे हैं कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपकी फैमिली, आपका पर्सनल टाइम, आपकी हॉबीज़, ये इनको अगर आप टाइम देंगे तो आपकी ओवरऑल वेलबींग अच्छी रहेगी। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू।
और जॉब में जैसे कि देखो, जॉब में टाइम बिताना कोई बुरी बात तो है नहीं, है ना, कि अब 9-9 घंटे आप जॉब करते हो, जितना टाइम आप अपनी फैमिली के साथ नहीं बिता रहे हो उतना आप ऑफिस में बिताते हो या वर्क फ्रॉम होम वटेवर जो भी है, लेकिन काम में ज़्यादा टाइम तो इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको वो अंदर से आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ उससे एनरिच हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तो और इम्पॉर्टेंट हो गया ना, आप जितना टाइम ज़्यादा उस पर स्पेंड कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि पैकेज के जो पीछे हम भागते हैं, मैंने हमेशा एक फ़िलॉसफी ज़िंदगी में मानी है कि अगर आप आज खुश नहीं है ना, आप कल भी खुश नहीं हो सकते। जैसे कि आपका 1.5-2 लाख का पैकेज पे आप लगे हो, आपकी कमाई नहीं, आपको लगता है यार मेरा ना 50,000 रुपये महीने की इनकम हो जाएगी ना तो मैं सेट हो जाऊँगा, तो मैं खुश हो जाऊँगा। 50,000 की होती है, आप खुश नहीं होते, आपको अब 1 लाख का पैकेज चाहिए, आपको 1 लाख की कमी, तो वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, इंसान की फितरत ही है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप आज खुश हो या नहीं, आप अपनी आज लाइफ को एंजॉय कर सकते हो या नहीं। आपको आज नहीं हो आप तो कल भी नहीं होगा, अनलेस आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो। माइंडसेट की बात है। यस। पैकेज बढ़ने से आप नहीं खुश होने वाले। और जैसे कि आपके लव्ड वंस और आपकी हेल्थ, वो पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मटेरियलिज्म के चक्कर में आप अपने लव्ड वंस और आपकी हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक और बहुत बड़ा रीज़न रहता है जहाँ पे आप मटेरियल चीज़ें जमा करना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो है अपनी औलाद को देने के लिए। लोग, मुझे तो लगता है ये तो बहाना ही है, ख़ुद का ही आपका ख्वाहिश रहती है इंसान की, लेकिन लोग औलाद को बहाना बना के चीज़ें जमा करते हैं। और वो चीज़ वो समझते हैं कि हम अगर दौलत इनके लिए छोड़ देंगे या बच्चे को पैसा दे जाएंगे तो वो शायद एक अच्छी ज़िंदगी गुजार देगा, जिसमें लॉजिक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक संस्कृत में कहावत है ना कि पूत कपूत तो क्यों धन सांचे, पूत सपूत तो क्यों धन सांचे। तो उसके मायने ये है कि अगर औलाद ख़राब निकली तो पैसा जोड़ के उसको दे के क्या फ़ायदा, वो तो वैसे भी खुश नहीं रहेगा और शायद हो सकता है कि पैसे पूरे उड़ा के फिर फ़कीर हो जाए। और अगर औलाद अच्छी निकल गई आपकी तो वो तो अच्छी ज़िंदगी खुद ही बना ही लेगा, पैसे भी बना लेगा और एक खुश ज़िंदगी वो जी लेगा। तो अच्छी तरबियत, औलाद को अच्छी सीख और ख़ुद में एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंस्टेड कि आप ज़्यादा उनके लिए छोड़ो कि मैं बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ूंगा, बड़ी गाड़ी उनके अंदर छोड़ूंगा। और वाइल यू आर डूइंग दिस, जब आप ये कर रहे हो, ये पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हो, कि सोचो कि आप सक्सेसफुल हो गए, आपकी सोसाइटी में आप सक्सेसफुल हो, लेकिन आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड्स में इसका एक गलत असर भी हो सकता है। एक तो आपकी औलाद बिगड़ सकती है, जो कि मोस्ट केसेस में होता भी है कि पैसा आपके पास ज़्यादा होगा तो आपकी नालायक औलाद भी निकलती है, होता ही है बहुत केसेस में, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो सर्कल के जो लोग हैं जो शायद आपसे कम पैसे वाले हैं, जब आप आपका देखो पैसा आपका कमाए, आप मटेरियलिस्टिक हो अगर, तो आप उसको फ्लॉन्ट भी करोगे, क्योंकि बगैर उसके पता कैसे चलेगा कि आप, लोग तो उधार लेके फ्लॉन्ट करते, अगर आपके पास है तो आप करोगे फ्लॉन्ट, है ना। उसका एक बहुत गंदा एडवर्स इफेक्ट आपके रिलेशनशिप्स पे होता है, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो आपको रिजेंट करने लगते हैं, आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, है ना। आपके घर में शादी, आपने बहुत बड़ा खर्चा किया है, लाखों रुपए आप उड़ा रहे हो मिठाई पे, ढोल ताशे ये वो वगैरह वगैरह, और सोचो कोई आपकी शादी में कोई रिश्तेदार है और काफ़ी लोग रहेंगे, क्योंकि एफ्लुएंट तो बहुत कम लोग रहते हैं ना, तो मिडिल क्लास और गरीब लोग ज़्यादा होते हैं जिनका ठीक ठाक ही चल रहा होता है वहाँ। वो ये सब देख के आपको रिजेंट नहीं करेंगे, आपको नहीं लगता? उनके अंदर एक गंदी फीलिंग नहीं आएगी, उनको बुरा लगेगा ना, ऑब्वियसली आप शो ऑफ कर रहे हो उनके फेस के ऊपर। आई टेल यू स्टोरी। एक लड़की थी, छोटी लड़की, समझ लो 7-8 साल की, है ना, लेट्स कॉल हर बबली। बबली का बर्थडे था, तो बबली के माँ बाप अच्छे थे, एफ्लुएंट थे, उनके पास पैसा वैसा अच्छा था, तो बबली के माँ बाप ने एक पार्टी रखी उसके बर्थडे की, है ना। घर को सजाया, पूरे घर में गुब्बारे लगा दिए, केक मंगाया, बबली के सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, बबली के सारे कजिन्स को भी बुलाया है, सब आने वाले हैं, केक भी कटेगा, खाना भी बनेगा, गिफ्ट्स आने वाले हैं, पूरा होल जो बर्थडे पार्टी का होता है वो सब उन्होंने किया, ठीक है ना। अब वो सब लोग आ रहे हैं, बबली एंजॉय कर रही, लेकिन सोचो कि बबली की एक बहन है, उसकी कज़िन है, जो उसके साथ हमेशा खेलती है, लेकिन इस बर्थडे में वो रिलेट नहीं कर पाएगी उससे, क्योंकि शायद वो
जो कज़िन है उसकी वो उतने पैसे वाले घर से नहीं है, उसने कभी फैंसी कपड़े नहीं देखे, उसका घर नहीं कभी सजा उसके बर्थडे के लिए, उसके यहाँ तो कभी कोई उसके दोस्त आए नहीं, ना किसी ने गिफ्ट लाया, क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं रखी कभी, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं रख पाए। सोचो उस 7 साल 8 साल की बच्ची की मानसिक हालत क्या होगी, उसको कैसे फील हो रहा होगा कि मेरी एक बहन है, उसको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है और ये ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है ना। वो बच्ची के बड़े बड़े इसको प्रोसेस नहीं कर पाते, बड़ी एज के लोग भी, समझदार भी लोग इसको प्रोसेस नहीं कर पाते, वो छोटी बच्ची उसको कैसे प्रोसेस कर पाएगी कि ये भेदभाव मेरे साथ क्यों हो रहा है। चीज़ों की ख्वाहिश तो उसको भी है ना, गिफ्ट्स तो उसको, किस किस बच्चे को गिफ्ट पसंद नहीं होते, उसकी बहन को मिल रहे हैं, कज़िन को मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली एफ्लुएंट है, इसको कभी नहीं मिलेंगे। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल उसके बारे में, उसके उस बच्ची के बारे में कौन सोचेगा, इस समाज को ही सोचना पड़ेगा ना, है ना। कि आप अगर आप पैसे वाले हो तो आप अपनी फैमिली में बर्थडे मना लो, या बर्थडे मत मनाओ, क्या ज़रूरी है बर्थडे मनाना। ये सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें कई रिश्ते भी ख़राब होते हैं, लोगों के रिश्ते ख़राब होते हैं जब आप चीज़ें फ्लॉन्ट करना चालू करते हैं, मटेरियलिज्म। एक तो वैसे भी आप अंदर से सेटिस्फाइड तो हो ही नहीं, बाहर के रिश्ते भी ख़राब हुए तो और भी इंसान डिप्रेशन में और सब्सटेंस अब्यूज़ में ढकेला दिया जाता है। तो ऐसा होता है कि शोइंग ऑफ इज़ पार्ट ऑफ मटेरियलिज्म। शो ऑफ आप नहीं करोगे तो आपका मटेरियलिज्म सेल्फ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, और शोइंग ऑफ में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, लोगों के रिश्ते भी ख़राब होते हैं, आपकी आदतें भी ख़राब होती हैं, आपकी औलाद भी ख़राब होती है। आई वॉज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, कोई तो पॉडकास्ट था, नाम याद नहीं उसका, बट उसमें वो बता रहे थे कि हाउ, एंड आई समवॉट एग्री विद दिस, क्या बोलते हैं, एनालिसिस, कि हाउ वेस्टिंग ऑफ थिंग्स इज इक्वल टू हाउ गुड यू आर डूइंग इन लाइफ। मतलब लोग, ज़माना रिस्पेक्ट करता है आपकी, या आपकी वाहवाही करता है, या आपकी बड़ाई करता है जब आप चीज़ें वेस्ट करते हो, राइट। जैसे आप बंगला बना रहे हो, आपके बंगले की आपने बहुत हाई सीलिंग्स बनाई हैं, नॉर्मल नहीं है, आपकी हाई सीलिंग्स है, आपका 7 फुट का दरवाज़ा नहीं, क्योंकि 7 फुट के दरवाजे से भी आ रहा है, आपने 10 फुट का दरवाज़ा लगाया, बड़ा दरवाज़ा, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ स्पेस, है ना। स्पेस आपको चाहिए नहीं, उतनी ज़रूरत नहीं है, आप उतने लंबे नहीं हो, लेकिन उस स्पेस को आपने वेस्ट किया, तो क्या हो गया, आपका घर बड़ा है, आपकी गाड़ी का सीसी अच्छा है, माइलेज कम है, बड़ी गाड़ी चलाते हो तो लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक थियोरी थी उनकी कि वेस्ट ऑफ एनीथिंग इज़ मटेरियलिज्म में, शो ऑफ में वो ज़माना रिवॉर्ड करता है उसको। जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, तो उसमें शायद ये भी है कि हमारे पास इतना है कि हम एक कुत्ते को भी खिला सकते हैं। इस कंट्री में जहाँ पे लोग भूख से मरते भी हैं कहीं, उसमें हम एक कुत्ता भी पालते हैं जिसमें हम कुत्ते को भी अच्छा खाना खिलाते हैं। तो वो भी एक वेस्टिंग ऑफ थिंग्स इज पार्ट ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ऐसा है। और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना इतना मुश्किल है, इससे बचना इतना मुश्किल है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और हम लोग भी इसके बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं कि जैसे कि आप बोलते हैं ना कि जो 20s के एज के जो बच्चे हैं, तो फ्यूचर बिलोंग्स टू देम, दे आर यंग। बट जो 30s में है ना, तो आज तो उनका है, उनको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। वो नेक्स्ट जनरेशन क्या समझेगी नहीं समझेगी ठीक है, लेकिन आप, हमारी एज के जो लोग हैं आज के ज़माने में, वो उनकी शादियाँ हो रही है, उनके बच्चे हो रहे हैं, तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आई वॉज ऑल्सो अ लिटिल मटेरियलिस्टिक इन माई 20s, कि मुझे भी अच्छा लगता था अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, शॉपिंग करना, मॉल से जब निकलो इतने सारे बैग लेके अलग अलग ब्रांड के, अच्छा लगता था। नहीं, आप लेके आओ कपड़े, ठीक है, इट डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग दैट फीलिंग, बहुत दिन तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो कपड़े ख़राब ही हो जाते हैं। लेकिन नाउ दैट आई एम थोड़ा सा 30s में, आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आप नेक्स्ट जनरेशन की परवरिश करने वाले लोग रहेंगे, इन वैल्यूज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना भी चाहिए कि क्या हम सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ अपने बच्चों को भी आगे देने वाले हैं, कि बी मटेरियलिस्टिक और बी थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। और ये इसके बारे में बात करना कॉन्स्टेंटली, एवरी नाउ एंड अगेन, उसको समझना अलग अलग एंगल से, इसलिए ज़रूरी है कि इट इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर टू बी थोड़ा फ्रूगल, या नहीं क्या, नॉन मटेरियलिस्टिक। कि एडवर्टीजमेंट इतने, हर चीज़ में आप यूट्यूब पे जाओगे ऐड है, आपको इंस्टाग्राम पे ऐड है, कॉन्स्टेंटली ये सारी जो इंडस्ट्री है सब एड्स पे ही तो चल रही है। और एड्स आपको दिखाते इसलिए ताकि आप चीज़ें खरीदें, वो री करते रहते हैं। मैं तो वही देखता हूँ ना कि
पहले के जब हम छोटे थे या जब मोबाइल फ़ोन इतना नहीं था, तो हमको किसी चीज़ की ख्वाहिश हो गई, ऐसा ना, जैसे कि मुझे समझ लो कोई एक शर्ट चाहिए या एक कोई भी एक चीज़ है, कोई एक इक्विपमेंट है कि भाई मुझे इसकी ख्वाहिश हुई, मैंने उसके बारे में थोड़ी देर सोचा, मैं भूल गया, आई मूव्ड ऑन इन लाइफ, है ना, नॉर्मल होता था, बहुत ज़रूरत की चीज़ें आप खरीदते थे। अब क्या हो गया कि आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, आपने उसको एक बार गूगल कर लिया, एक बार देख लिया, बस अब गूगल को मालूम है, अब आप उस भूलना भी चाहोगे तो गूगल भूलने नहीं देगा, वो इंस्टाग्राम पे आपको दिखाएगा, है ना, वो फेसबुक पे आपको दिखाएगा, वो यूट्यूब के ऐड में आपको दिखाएगा, वो न्यूज़ के बीच में दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि वो क्या होता है ना, बार बार देख देख के अपनी ख्वाहिश और इंटेंस होती जाती है, और इंसान फिर उसको खरीद के ही दम लेता है। वो आपको रिमाइंड करते रहते हैं कि ये आपने खरीदना है, वो वहाँ पे पिन पॉइंट करते हैं कि ये आपके मन में एक बार आया था, इसको वापस से जगाओ, इसको हाँ, वापस से buy it। जगाओ। और पहले के ज़माने में बात ये थी कि लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था, और जितनी ज़रूरत थी उतना ही चीज़ें आती थी, है ना, वेस्टफुलनेस नहीं था क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे वेस्ट करने के लिए। और अब ऐसा हो गया है कि हर किसी को हर चीज़, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स सस्ती मिलती है। जैसे कि अगर एक शर्ट ले लिया तो जो पहले 500 रुपये में मिलता था, अब 100 रुपये में भी मिल रहा है एक शर्ट। तो होल्डिंग का, कलेक्शन बनाने का बहुत शौक है लोगों को, राइट, है ना, कि ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, तो एक पूरा एक कलेक्शन बन जाएगा। वही तो कह रहा हूँ कि वही कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ नीडिंग थिंग्स मेक्स यू नीडी। ज़रूरतमंद थिंग्स दैट यू डोंट वांट, यू वांट प्रॉब्ली डोंट नीड, बट या है ना, तो चाहिए तो सब, ज़रूरत नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन चाहिए। अब एक को चाहिए तो सबको चाहिए, ऐसा। एंड आई अंडरस्टैंड कि इस ज़माने में, इस दुनिया में इंसान इतनी तरक्की भी कर रहा है तो वो उसके यही इंस्टिंक्ट के वजह से, है ना, कि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चीज़ें, जैसे आईफोन, हमेशा जब अपडेट्स आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती है, तो वो भी इट्स फ्यूल्ड बाय योर डिज़ायर्स ऑफ वांटिंग मोर एंड मोर। टेक्नोलॉजी को वही फ्यूल कर रहा है, एडवांसमेंट को वो भी वही फ्यूल कर रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वही है ना कि जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि हमारा इंस्टिंक्ट है, एक सोने का पहाड़ दे देंगे, हम दूसरे की तलब करेंगे, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, कांस्टेंट चीज़ें चाहिए, वो एक ठीक है आपकी इंस्टिंक्ट है, लेकिन इंस्टिंक्ट में गिव इन कर देना ज़रूरी थोड़ी है आपके लिए। जैसे एक जानवर की इंस्टिंक्ट है कि वो अपने प्रे को शिकार करेगा जब उसको भूख लगी, वो इंस्टिंक्ट के बगैर जनरली जो भी शेर रहेगा वो अटैक ही करेगा, वो खाएगा ही, फाड़ेगा ही, वही करेगा, वो उसके इंस्टिंक्ट है। लेकिन हमको हैवानों से, जानवरों से इंसान अलग इसीलिए है ना कि अपने इंस्टिंक्ट्स को आप कंट्रोल कर सको, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और चीज़ें जमा जमा करने के ऊपर से तो वो देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक नई बीमारी है, एफ्लुएंजा, एफ्लुएंट लोगों की बीमारी, जहाँ पे माँ बाप इतने एफ्लुएंट हैं, इतने समृद्ध हैं कि उनके बच्चे बीमार हैं मेंटली, कि उनको कोई मोटिवेशन नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, एक गिल्ट भी है कि हमारे पास इतना पैसा है समाओ, और सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, खुद की पहचान नहीं बना पाते वो लोग, तो वो लोग बीमार है। एफ्लुएंजा, आप जो भी सुन रहा है उसने गूगल करके देखिए कि एफ्लुएंजा एक सच में एक बीमारी है, एक मेंटल कंडीशन है, जिससे अमीर माँ बाप के बच्चे गुजरते हैं। आप ही सोचो ना कि जब टीनेज में इंसान होता है तो एक रेबेलियस एटीट्यूड रहता है उसका, माँ बाप से दूर भागता है, माँ बाप से शर्म आती है इंसान को। वो फेज़ यूं है, इसलिए है कि इंसान अपनी एक पहचान बनाना चाहता, वो चाहता कि मेरी खुद की एक अपनी पहचान हो, मैं माँ बाप के परछाई में नहीं रहना चाहता, है ना। इसलिए उसको उन चीज़ों से जो उसको ऐता मिला हुआ है, जो उसको रेडीमेड है, उससे वो दूर जाता है और नई चीज़ें तलाश करता है। लेकिन माँ बाप इतने एफ्लुएंट है कि हर जगह उन्होंने एकदम इसको कुशन बना रखा है, इसको कोई धक्के खाने नहीं देते, इसको गिरने नहीं देते, तो वो बंदा में सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है ही नहीं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है। और बोलते हैं ना, धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है, सबको नहीं आ रहा, लेकिन मैं देख रहा था कि फ्रांस में और भूटान में ये लोग ऐसी स्टडीज़ कर रहे हैं जिनसे इनको पता चले कि इनके सिटीजन्स की इंट्रिंसिक वैल्यूज़ कितनी अच्छी है या कितनी एनरिच्ड है। जैसे कि वो जीडीपी के थ्रू इकोनॉमिक, क्या कहेंगे, इकोनॉमी का ये लोग मापदंड बनाते हैं ना कि इकोनॉमी कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है, बुरी है, ये वो, उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनेंगे। तो वैसे ही इन्होंने एक मेंटल वेलबींग के लिए भी स्टार्ट किया है भूटान में कि हाउ हैप्पी माई सिटीजन इज़, और फिर हम वो इंडेक्स बनाएंगे, वो
स्टडीज़ करेंगे, उसके नंबर्स लेंगे और फिर उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे कि हमारे सिटीज़न और खुश रहें। भूटान के लोग वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ हैं जिनके सिटीजन्स बहुत खुश हैं। तो जिन लोगों को होश आ गया है, जिन कंट्रीज़ को ये बात समझ रही है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको इंडिविजुअल लेवल पे काम करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना ये खा जाता है मटेरियलिज्म, आपको अंदर से खोखला कर देगा। और वक्त निकाल, जो 30s में रहने वाले जो जनरेशन है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना। क्योंकि कैसा था कि हमारे माँ बाप की जनरेशन तो कैसी थी कि वो बहुत गरीब थे, वो लोग, उनके पास ये सब चीज़ें, मटेरियलिज्म और ये वो, जो मिला, जो नौकरी मिली वो करी उन्होंने, जितना अफोर्ड कर सकते थे करे। लेकिन हमारी जनरेशन को पढ़ाया लिखाया, आज हमारे पास वो लग्जरी कि हम ये सोच सके कि भाई किस दलदल में फंसना है, किस दलदल में नहीं फंसना है। तो हम अगर उससे बचेंगे और आगे की जनरेशन को बचाने की सीख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए।